हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीसेस क्रांति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्रॉनिकल सितंबर क्रॉनिकल मैगजीन में हम लोग आज पढ़ेंगे अगला टॉपिक डाटा बैंक। इससे पहले हम लोग जितने महत्वपूर्ण टॉपिक थे सब कवर कर चुके हैं। आज देखेंगे डाटा। और ये सितंबर महीने की मैगजीन है। इसमें जुलाई तक का करंट अफेयर कवर किया गया है। अक्टूबर की मैगजीन आ गई है, जल्दी उसके भी क्लास आपको देखने को मिलेंगे। उसमें 27 अगस्त तक के करंट कवर हैं और इसमें 27 जुलाई तक के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। भारत विश्व का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बना। किसमें बना ये देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी स्प्रिंग 2024 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ, क्या है स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्वालिटी ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार भारत गिनी सूचकांक के आधार पर विश्व का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है। किसमें बना है? समानता का स्तर क्या है? समानता के मामले में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है? समानता का स्तर 2022-23 में भारत गिनी जो स्कोर था वो 25.5 रहा है। इसका मतलब कि भारत मध्य रूप से कम असमानता वाले देशों में आता है। गिनी स्कोर 25 से 30 के बीच में जो आता है वो कम असमानता वाले देशों के बीच में आता है। सुधार 2011-12 में भारत गिनी स्कोर 28.8 था, जो दिखाता था कि एक दशक में भारत में लोगों की आय में समानता काफी बढ़ी है। वैश्विक रैंकिंग भारत दुनिया के 167 देशों में चौथे स्थान पर है। यह भारत की समाज में समानता लाने में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत के से आगे देश स्लोवाक गणराज्य है 24.1, स्लोवेनिया है 24.3, बेलारूस है 24.4। भारत से अधिक समानता वाले देश यही है। तो गिनी सूचकांक क्या है इसको देखते हैं। गिनी सूचकांक गिनी गुणांक है। क्या है? यह एक सांख्यिकी सूचकांक है जो यह समझने में मदद करता है कि किसी देश में क्या आय, संपत्ति, उपभोग या व्यक्तियों में समान रूप से कैसे विपरीत किया जाता है। यह सूचकांक किसी देश की आय या संपत्ति का पूर्ण माप नहीं है। यह केवल जनसंख्या के भीतर आय या संपत्ति के वितरण को मापता है। प्रस्तुतकर्ता 1912 ईस्वी में कोराडो गिनी इतावली सांख्यिकीविद थे। इनका नाम था कोराडो गिनी। उन्होंने जो इसको प्रस्तुत किया था। सूचकांक का मान जो है 0 से 1 है या 0% से 100% के बीच होता है। पूर्ण समानता का कौन दर्शाता है? 0, 1 पूर्ण असमानता को दर्शाता है। गिनी रिपोर्ट को लॉरेंज वक्र के माध्यम से ग्राफिक रूप से दर्शाया जाता है। ठीक है, गिनी रिपोर्ट जानिएगा। भारत का कौन सा स्थान है ये महत्वपूर्ण है, यही आपसे प्रश्न में पूछ सकते हैं। देखते हैं अगला। पिछले 11 वर्षों में भारत के मछली उत्पादन में 104% की वृद्धि हुई है। तो विस्तार से देखते हैं। 10 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस पर केंद्रीय मत्स्य पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने घोषणा की है कि भारत की मछली उत्पादन 2013-14 में कितना था? 95.79 लाख टन से बढ़कर 24-25 में कितना हो गया है? 195 लाख टन, 195 लाख टन हो गया है। यह वृद्धि केंद्र सरकार की नीली क्रांति की सफलता है। अभी आगे देखेंगे नीली क्रांति का विस्तार से। इसकी सफलता है, नीली क्रांति की सफलता को दर्शाता है। भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के महत्वपूर्ण आंकड़े। कुछ मछली उत्पादक 2023-24 में 195 लाख टन से 104% की वृद्धि हुई है। कितना? 2013 से 2023-24 में 13-14 से 23-24 में कितनी वृद्धि हुई है? 104% की वृद्धि हुई है। वैश्विक स्थिति क्या है? भारत वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग कितना हिस्सेदारी है? 8% हिस्सेदारी रखता है। दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, ये याद रखिएगा। भारत दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। कितने परसेंट हिस्सेदारी? 8% हिस्सेदारी है। अंतर्देशीय एवं जलीय कृषि उत्पादन 2014 से 24 में 77.71 लाख टन
4 से 14 कितना था? 26.78 लाख टन। इसमें 140% की वृद्धि दर्ज की गई है। शीर्ष मछली उत्पादक राज्य कौन कौन से है? ये आपके लिए महत्वपूर्ण आंकड़ा है। ये आपसे पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, सब में यह प्रश्न से पूछ सकता है कि शीर्ष मछली उत्पादन राज्य कौन कौन से हैं। आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, पश्चिम बंगाल नंबर 2 पे, उसके बाद कर्नाटक है। चलिए देख लेते हैं नीली क्रांति क्या है, ब्लू रिवॉल्यूशन क्या है। ठीक, नीली क्रांति मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि के माध्यम से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु चलाया गया एक राष्ट्रीय अभियान है। कब प्रारंभ किया गया था? भारत में सातवीं पंचवर्षीय योजना कब थी? 1985 से 1990 के दौरान शुरू किया गया था। भारत में नीली क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर हीरालाल चौधरी। कौन थे? डॉक्टर हीरालाल चौधरी। याद रखिएगा, बेसिक में आपसे पूछ सकता है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं। देखिए, इसमें पूछेगा कि नीली क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना कब थी? 1985 से 1990 के दौरान। जनक कौन थे? हीरालाल चौधरी थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मत्स्यिकी क्षेत्र की प्रमुख सरकारी पहले कौन कौन से हैं? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को शुरू की गई। कब? 10 सितंबर 2020 को शुरू की गई। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना ये कब? ये 8 फरवरी 2024 को। लगभग योजनाएं जो अभी बीजेपी सरकार है, वर्तमान में मोदी सरकार है, जो ये प्रधानमंत्री मत्स्य हो गया, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि हो गया, राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य हो गया, ये सब लगभग इन्हीं के कार्यकाल में शुरू किया गया है। योजना ये बहुत तेज शुरू करते हैं और बंद भी बहुत तेज करते हैं, इस सरकार की खासियत है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 2018 में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य नीति 2018 अप्रैल 2017 से अधिसूचित किया गया। कब से? 18 अप्रैल से। देखते हैं अगला। भारत ने हासिल किया 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य। इसको भी देख लेते हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, किस मंत्रालय के तहत? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितना है? 484.82 गीगा तक पहुंच गई है। इसमें से 50.08% मतलब 243 गीगावाट विद्युत क्षमता गैर जीवाश्म स्रोतों से किया जा गया है। भारत ने पेरिस समझौते के अंतर्गत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धनता योगदान के तहत वर्ष 2030 तक कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधनों पर आधारित रखने का लक्ष्य रखा था, जिसे भारत ने लक्ष्य से 5 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया है। अभी प्राप्त कर 2025 में ही प्राप्त कर लिया है। जो लक्ष्य 2030 के लिए रखे थे 2025 में ही प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, ये और आगे देखते हैं इसको। भारत की स्थापित विद्युत क्षमता 30 जून 2025 तक तापीय विद्युत ऊर्जा 242.04 गीगावाट। कितना है? सबसे ज्यादा 49.92% है। तापीय विद्युत ऊर्जा कितना है प्रतिशत? लगभग 50%। परमाणु ऊर्जा 8.78 लगभग 2%। बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं 49.38 गीगावाट लगभग 10%। दूसरे नंबर पे है नवीकरणीय ऊर्जा, कितना? 38%। ठीक, नंबर 1 पे है तापीय विद्युत ऊर्जा, सबसे ज्यादा अकेले 50%। चलिए देखते हैं पेरिस समझौता क्या था। क्या है? यह जलवायु परिवर्तन में से निपटने हेतु कानूनी रूप से बाध्य एवं अंतरराष्ट्रीय संधि है। कब अपनाया गया? 12 दिसंबर 2025 को यूएनएफसीसी के COP21 सम्मेलन पेरिस में, COP21 कहाँ हुआ था? पेरिस में, के तहत अपनाया गया था। लक्ष्य क्या था? वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री से नीचे बनाए रखना और प्रयास करना कि यह वृद्धि 1.5 डिग्री से तक सीमित रहे। वर्तमान लागू तिथि 4 नवंबर 2016 को। सिग्नेचर कौन कौन 2025 तक किया था? 195 देश, 194 देश प्लस यूरोपीय संघ। भारत की भागीदारी हस्ताक्षर 22 अप्रैल 2016 को भारत भी इसमें हस्ताक्षर किया था। अनुसमर्थन एवं स्वीकृति
2 अक्टूबर 2016 को, ठीक, 2 अक्टूबर से स्वीकृति इसको दी गई और इस लक्ष्य को जो है भारत 5 साल पहले ही प्राप्त कर लिया है। चलिए देखते हैं अगला। भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर कितना? 78% गिरावट आई। किस रिपोर्ट के अनुसार? UNIGMI रिपोर्ट के अनुसार। 28 जून 2025 को जारी संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी समूह की बाल मृत्यु दर, क्या बाल मृत्यु दर अनुमान, बाल मृत्यु दर किसके द्वारा? 8 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी समूह की बाल मृत्यु दर अनुमान 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने बाल और मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर में वैश्विक औसत में बेहतर प्रदर्शन के लिए उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। क्या प्रगति दर्ज की, कैसे, क्या है इसका डाटा देखते हैं डिटेल से। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 1990 से 2023 तक में 78% की गिरावट आई है, जो वैश्विक औसत गिरावट 61% अधिक है। इस अवधि में नवजात मृत्यु दर में भारत में 70% की कमी हुई है, जो वैश्विक औसत 54% में काफी अधिक है। संयुक्त राष्ट्र मातृ मृत्यु अनुमान अंतर एजेंसी समूह जो है रिपोर्ट के अनुसार भारत का MMR 80 प्रति लाख है, जो 1990 के बाद 86% में गिरावट को दर्शाता है, जबकि वैश्विक औसत गिरावट 48% रही है। नमूना पंजीकरण प्रणाली क्या है के अनुसार भारत का मातृ अनुपात जो है कितना, 130 से घटकर कितना हो गया, 88 लाख तक जीवित जन्म हो रहा है। ठीक, 130 से घटकर, पहले 130 14 था, अभी हो गया 88। ठीक, नवजात मृत्यु दर जो है प्रति 1000 जीवित जन्म पर जन्म के पहले 28 दिनों में, मतलब 0 से 27 दिन के भीतर मरने वाली शिशु की संख्या, नवजात मृत्यु दर क्या है? क्या है मृत्यु दर? 1000 जीवित जन्मों पर जन्म के पहले 28 दिन के भीतर मरने वाले शिशुओं की संख्या है, नवजात मृत्यु दर इसे कहते हैं। जिसका जन्म हुआ हो और वो 28 दिन के भीतर ही अगर वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको नवजात। और बाल मृत्यु दर क्या है? किसी समय में 1000 जीवित जन्म में 5 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। बाल मृत्यु दर ऐसे मतलब इसका डाटा निकाला जाता है, 1000 जन्म हुआ है 5 साल तक के, मतलब जो बच्चे जन्मे हुए हैं 5 वर्ष से कम आयु को मरने वाले बच्चों की संख्या 1000 जन्म पर। और मातृ मृत्यु अनुपात क्या है? किसी निश्चित समय अवधि में प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या, मतलब माता के जन्म के समय जब मृत्यु हुई। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत बना विश्व का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता। हाल ही में ऊर्जा संस्थान द्वारा जारी विश्व ऊर्जा 2025 की सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता बन गया है। यह उपलब्धि भारत की हरित ऊर्जा नीति, एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, इंडोनेशिया के बाद जैव ईंधन उपभोक्ता में चौथे स्थान पर आ गया है। कौन सा स्थान पर? चौथे स्थान पर। याद रखिएगा, भारत बना विश्व का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता। इसमें प्रश्न पूछ सकता है कि भारत जैव ईंधन उपभोक्ता में कौन सा स्थान पर है विश्व में? कौन सा स्थान पे? चौथे स्थान पे। पहले स्थान पे कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद ब्राजील, इंडोनेशिया। ठीक, जैव ईंधन क्या है? जैव ईंधन वे ईंधन होते हैं जो पादपों या जीवों से प्राप्त बायोमास के प्रसंस्करण से बनाए जाते हैं। जैव ईंधन के स्रोत गन्ना, मकई, सोयाबीन, जट्रोफा, चावल का भूसा, फसल अपशिष्ट, गोबर, शैवाल आदि। इसे ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत माना जाता है। शीर्ष उत्पादक देश कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके बाद ब्राजील का स्थान आता है। भारत की प्रमुख पहले क्या है? कौन कौन से पहल इसको जो है बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा चालू किया गया है? राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में लागू, 2022 से संशोधित 2030 तक 20% एथेनॉल
सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री जीवन योजना 2019 से शुरू की गई। गोवर्धन योजना अप्रैल 2018 से शुरू की गई। स्टेट पहल 2018, ये भी बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। देखते हैं अगला। भारत में बाघों की आबादी में 24% की वृद्धि दर्ज हुई है। 29 जुलाई 2025, 29 जुलाई को बाघ दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर दिया ना, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ये 29 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर राष्ट्रीय बाघ संस्करण प्राधिकरण NTCA द्वारा जारी अनुमानित आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की आबादी 2018 से बढ़कर 2022 में 3682, 2018 में थी 2967 से बढ़कर 2022 में 3682 हो गई है, जो 24% की वृद्धि है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के 5वें चक्र के अनुसार भारत में कम से कम 3167 बाघ हैं। भारत दुनिया के 75% से अधिक जंगली बाघ आबादी का घर है। देश में बाघ अभयारण्य की कुल संख्या कितनी है? बढ़कर 58 हो गई है। बाघ अभयारण्य कितने हो गए हैं? 58 हो गए हैं। बाघों की संख्या कितनी है? तो बाघों की संख्या है 3682 2022 में। अगर 2018 में कितना था? 2967। तो 24% की वृद्धि हुई है। तो ये आप याद रखिएगा। और प्रश्न इसमें पूछता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्या है अपना? बैंकिंग सेवा, वित्तीय सेवा एवं बीमा अपना अगला टॉपिक है। इसे भी देखते हैं विस्तार से। भारत का यूपीआई बना दुनिया का नंबर 1 रियल टाइम डिजिटल पेमेंट। हाँ, तो जो है यूपीआई जैसा आप इसमें देख रहे हैं, वास्तव में अपना जो है एक भारत के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है रियल टाइम पेमेंट के लिए, और बहुत फास्ट चल रहा है। और जो इसका पेमेंट का जो अपना यूनिफाइड जो है पेमेंट इंटरफेस है, ये अभी किसी देश के पास ऐसा नहीं है। ठीक है, अमेरिका का वीजा को भी ये पीछे छोड़ चुका है। ठीक, चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक नोट में बढ़ते खुदरा डिजिटल भुगतान अंतर संचालिता का मूल्य के अनुसार भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन गया है। बहुत बड़ी बात है अपने लिए। ठीक, और ये याद रखिएगा, ये आपसे वन लाइनर प्रश्न में पूछ सकता है। फैक्ट पे देखते हैं ट्रांजैक्शन शीट्स पर क्या क्या कैसे है। ठीक, मई जून 2025 में, कब? मई जून 2025 में यूपीआई ने प्रतिदिन 64 करोड़ प्लस ट्रांजैक्शन करके वीजा को पीछे छोड़ दिया ना। वीजा कहाँ का? अमेरिका का है। ठीक, घरेलू प्रभुत्व जो है भारत में कुल डिजिटल पेमेंट का 85% हिस्सा जो है सिर्फ यूपीआई से होता है। वैश्विक योगदान दुनिया में कुल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट का 50% अधिक भारत में होता है। दुनिया का 50% अकेले भारत करता है। उपयोगकर्ता आधार यूपीआई से 49.1 करोड़ लोग और 6.5 करोड़ लोग व्यापारी जुड़े हुए हैं। कितना? 49.1 करोड़ लोग यूपीआई और 6.5 करोड़ लोग व्यापारी जुड़े हुए हैं। ठीक, लगभग 50 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं और 6.5 करोड़ लोग व्यापारी जुड़े हुए हैं। ये सभी 675 से अधिक बैंकों से एक ही सिस्टम के जरिए जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं यूपीआई क्या है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा विकसित एक त्वरित भुगतान प्रणाली है। यह इंटर बैंक लेन देन के लिए एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से कई बैंक खातों को स्वीकृत करता है। यूपीआई को NPCI ने 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया था। कब? 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया था। बैंकिंग विस्तार UAE कौन कौन से देश में है? UAE में है, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस सहित 7 देशों में है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी गए थे करीबियाई देश, वहां भी यूपीआई भुगतान जो है उन्होंने, और अफ्रीकी देश में भी यूपीआई अब चलने लगेगा।
ठीक है, अभी जो आगे करंट पढ़ेंगे उसमें आप अपडेट पाएंगे। कौन कौन सा देश? यूएई है, सिंगापुर है, भूटान है, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस। यूपीआई कब एनपीसीआई ने किया था? 11 अप्रैल 2016 से यूपीआई जो है चलन में आया है। देखते हैं अगला, बीमा समावेश की दिशा में एयू स्मॉल बैंक एलआईसी साझेदारी। देख लेते हैं, बहुत अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ दिस बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन इसको एक बार निगाह देख लेते हैं। 14 जुलाई 2025 को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारत में 2456 से अधिक शाखाओं में जीवन बीमा उत्पादों को वितरित करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के साथ साझेदारी की है। ये साझेदारी क्या है? इस साझेदारी का उद्देश्य वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना और 2047 तक सभी के लिए बीमा पहल का समर्थन करना। एलआईसी देख लेते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जीवन बीमा कंपनी है। 1 दिसंबर 1956 को भारतीय संसद के एलआईसी अधिनियम के तहत इसको जो है स्थापित किया गया था। हमारी संसद के एलआईसी अधिनियम के तहत इसको स्थापित किया गया था। बहुत कम लोग जानते होंगे कि भारत जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को। याद रखिएगा, 1 सितंबर 1956 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में। स्वामित्व भारत सरकार के स्वामित्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी है। प्रमुख उद्देश्य क्या है? जीवन बीमा सुरक्षा के माध्यम से लोगों को आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। सिद्धांत वाक्य क्या है? मोटो क्या है? योग क्षेम वहाय अहम। अर्थ है आप हैं, आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है। अध्यक्ष और सीएमडी क्या है इस समय? सिद्धार्थ मोहंती हैं। मोटो क्या है? अर्थ मोटो जो है आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एसबीआई बेसल 3 अनुपालन ब्रांड के माध्यम से 20,000 करोड़ जुटाएगा। इतना एग्जाम पॉइंट से इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक, देखते हैं आगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीएसटी संग्रह 22.08 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर। इसको बाद देखते हैं। हाल ही में जारी सरकारी आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का सकल संग्रह 22.08 लाख करोड़ रुपए के सर्वोच्च स्तर पहुंच गया। यह उपलब्धि पिछले वित्तीय वर्ष में 20.18 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 9.4% की वृद्धि को दर्शाता है। कितना वृद्धि हुई है? 9.4% की वृद्धि हुई है। अभी आप लोग देखे होंगे कि जीएसटी में जो है रिफॉर्म हुआ है। ठीक, क्या रिफॉर्म हुआ है? अगले महीने करंट अफेयर में उसको देखेंगे। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी क्या है? इसका भी एक संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। जीएसटी एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। क्या है? कर। ठीक, गुड एंड सर्विस टैक्स, जो वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। शुरुआत की गई 1 जुलाई 2017 से लागू हुई है। उद्देश्य क्या है? एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा को साकार करना। जीएसटी के प्रकार क्या हैं? सीजीएसटी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, एसजीएसटी राज्य एवं वस्तु कर, आईजीएसटी एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अंतरराज्यीय आपूर्ति पर, यूटीजीएसटी संघ राज्यों क्षेत्र पर लागू होगा। ठीक, कितने प्रकार की जीएसटी हैं? 4 प्रकार के। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। ठीक, इसको देख लीजिए चारों क्या है। जीएसटी दर की संरचना क्या है? 0%, 5%, 12%, 18%। तो अभी जब नया आएगा तो 28 और 12 जो है, इसमें कौन कौन सा? 28 और 12% हटा दिया गया है। ठीक, सॉरी 28 नहीं, 18, हाँ 28 और 18। तभी जब नया आएगा तो उसको विस्तार से देखेंगे। प्रशासनिक ढांचा क्या है? जीएसटी परिषद जो है इसका सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय है। यह संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। परिषद के सदस्यों में केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य वित्त शामिल है। ठीक, अनुच्छेद कितना? 279A के तहत एक संवैधानिक निकाय है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या? उद्योग एवं व्यापार देख लेते हैं। निगम, इसको भी देख लेते हैं। बहुत जो महत्वपूर्ण होगा उस पर विस्तार से देखेंगे, बाकी ऐसे लेते हैं। ठीक है, भारत की पहली समुद्री क्षेत्र विशिष्ट की एनबीएफसी एनएमएस देखते हैं क्या है। ठीक, 27 जून 2025 को केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री
सर्वनाश होने वाले समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किया। किसका उद्घाटन किया है? सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेट लिमिटेड का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य क्या है? भारत में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में वित्तीय पहुंच को मजबूत करना है। ठीक है, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेट लिमिटेड के बारे में जानते हैं। पहले इसे सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। यह एक मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत किया गया है। एनबीएफसी को आरबीआई द्वारा आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत विनियमित किया गया है। यह भारत का पहला समुद्री क्षेत्र आधारित एनबीएफसी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। देखते हैं भारत में समुद्री क्षेत्र एक परिचय के व्यापारिक महत्व क्या है। भारत का लगभग 95% व्यापार मात्रा में और 70% मूल्य में समुद्री मार्ग से होता है। प्रशासनिक नियंत्रण क्षेत्र बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बंदरगाह संरचना भारत में 12 लाख और 200 प्लस छोटे बंदरगाह हैं। कितना? 12 प्रमुख और 200 छोटे बंदरगाह हैं। प्रमुख पहले क्या है? सागरमाला परियोजना 2015 शुरू की। इसका उद्देश्य 75 किलोमीटर तटरेखा और 14,500 किलोमीटर नौवहन योग्य जलमार्गों का उपयोग कर बंदरगाह आधारित विकास है। सागर सेतु प्लेटफॉर्म जून 2025 से शुरू की। इसका उद्देश्य डिजिटलीकरण के माध्यम से समुद्री व लॉजिस्टिक संचालन में पारदर्शिता बढ़ाना है। आगे देखते हैं जनजाति छात्रों को सर्वोदय विकास हेतु तलाश पहल पहले भी देख चुके हैं, यहाँ फिर से एक बार देख लेते हैं। का शुभारंभ नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट ने संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलकर एक नई पहल तलाश शुरू की है, जो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट है, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के तहत कार्य करता है। किसके तहत? केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय। तलाश क्या है? भारत ने अपनी तरह की एक पहली विशेष रूप से आदिवासी छात्रों के लिए है। इसको हम लोग पहले विस्तार से पढ़ चुके हैं। ठीक, यहाँ भी देख लेते हैं। इसका उद्देश्य है देश में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सर्वग्राही विकास, शैक्षणिक और व्यक्तित्व विकास को सहायता प्रदान करना है। तलाश का पूर्ण रूप क्या है? ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ स्टीम हब, आदिवासी योग्यता जीवन कौशल एवं आत्मसम्मान केंद्र। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय क्या है? ये हमारा एक भारत केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय स्कूल शिक्षा प्रदान करना। इसकी शुरुआत 1997-98 में की गई थी। यह योजना उन ब्लॉकों में लागू होती है जहां एसटी आबादी 50% से अधिक है। जनजातीय कार्य मंत्रालय इस योजना का कार्यान्वयन करता है। किस मंत्रालय? जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। देखते हैं अगला। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के क्षेत्र में क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? आगरा में। ठीक, कहाँ हुई है? आगरा में। जून 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद स्थित सिंगना में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की मंजूरी प्रदान की है। यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, खासकर उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए। इसमें पूछ सकता है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना करने की घोषणा कहाँ की गई? तो आगरा, उत्तर प्रदेश के आगरा में। ठीक, यह अनुसंधान केंद्र उच्च उत्पादकता वाली जलवायु परिवर्तन प्रति सहनशील एवं पोषण संपन्न आलू एवं शकरकंद की उन्नत किस्मों के विकास पर केंद्रित होगा। भारत में आलू उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है? चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक है, 60 मिलियन मीट्रिक टन। याद रखिएगा कि आलू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जब आपका डाटा वाला क्वेश्चन पाया जाएगा तो उसमें कवर कराया जाएगा सब, लेकिन यहाँ भी आप इसको याद रखिएगा। शीर्ष उत्पादक राज्य क्या है? कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश अकेले 30%, उसके बाद पश्चिम बंगाल 24%, उसके बाद बिहार 18%। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है। ठीक, जो अपना नेशनल है वो यहाँ अपना शिमला में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र देखते हैं क्या इसकी स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? लीमा पेरू में स्थित है, जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है, पेरू। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है?
आलू एवं अन्य कंद फसलों के अनुसंधान व नवाचार द्वारा खाद्य सुरक्षा, पोषण, आजीविका सुधार को बढ़ावा। आलू की उत्पत्ति 8,000 वर्ष पूर्व दक्षिण अमेरिका के एंडी क्षेत्र में हुई थी। कहाँ? दक्षिण अमेरिका में। इसलिए इसका मुख्यालय कहाँ है? लीमा, पेरू में। ठीक। 16वीं सदी में पुर्तगालियों द्वारा इसे यूरोप लाया गया और वहां से यह भारत सहित विश्व भर में फैल गया।